Hello everyone, this is your friend Anmol. Let's continue session 2. Welcome to ATV Study Hub. I am beginning from the first chapter जिसका मैंने कल आपको पूरा सिलेबस का ब्रीफ दिया था। एक आज हम अपनी जावा की दुनिया में घुसने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जावा से पहले आपको पॉप पढ़ा दूं कि पॉप क्या होता है। पॉप को हम कहते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये क्या है ये समझते हैं। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है कि ऊप आने से पहले, मतलब कि 2000 से पहले, काफी 2000 के हो बल्कि, और जो फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे ये लैंग्वेजेस डेवलप हुई हैं वहां तो 90s से स्ट्रगल चल रहा है, 90s से भी बहुत पहले से। तो उससे पहले पॉप चलता था। पॉप क्या था, इसमें क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट बना लेते हैं और प्रोसीजर पे ज्यादा फोकस किया जाता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप ईच कोड इज रन। हमारे पास ये फीचर नहीं है कि हम एक कोड से डायरेक्टली किसी और कोड पे जंप कर पाए जो ऊप प्रोवाइड करेगा। और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो प्रोसीजर पे फोकस ज्यादा है, तो बहुत लंबे भी हो जाते हैं प्रोसेस। जैसे कि आपने प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम सभी ने खेला होगा, तो वो प्रिंस ऑफ पर्शिया का कभी क्यू बेसिक में जाके वो खोल के देखना कि उसके कितने पीछे उसके कितने थाउजेंड्स ऑफ कोड है। बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग तो हर गेम के पीछे होती ही है, पर ऐसा प्रोग्राम जो बिल्कुल 2D में है उसके लिए इतनी ज्यादा प्रोग्रामिंग का यूज किया गया है। तो वो इसीलिए किया गया है क्योंकि वो प्रोसीजर ओरिएंटेड है, बिल्कुल उसमें प्रोसीजर पे फोकस किया है, स्टेप बाय स्टेप। प्रोग्राम बहुत बड़ा हो गया है और लॉजिक लेंथी हो गया है काफी, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की पहचान है। पर ऐसा नहीं है कि ये खराब है, ये ब्रिलियंट लोग कर पाते थे। आजकल के आपके जैसे मेरे जैसे लोग शायद इसे इतनी बढ़िया तरीके से ना कर पाए। पहले तो ये है मशीन इंडिपेंडेंट, इसके फीचर्स है कुछ। ये है मशीन इंडिपेंडेंट, मतलब कि आपके भी कंप्यूटर पे चलेगा, मेरे भी कंप्यूटर पे चलेगा भाई, ऐसा नहीं है कि किसी एक पे चल पाए। अब दूसरी चीज है कि इसका जो है कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम विदाउट knowing the background computational structures। पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे एक एक करके एक पॉइंट। तो ये हो गया, और इसमें आ जाते हैं एग्जांपल्स। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि कोबोल, सी, फॉर्ट्रान, आईफिल एटसेट्रा। ये सब क्या है, दीज आर द कॉमन पॉप लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये है कि मशीन इंडिपेंडेंट है, सब समझते हैं। दूसरी चीज, कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स। मतलब कि खाना बन के आया, कैसे बना इससे मतलब नहीं है, हमें खाने से मतलब है बस। लॉजिक डिजाइन कर लो, सीधे कोड अपना जो भी, उसकी गेम खेलने से मतलब है आपको, उसके पीछे कोड्स क्या रन हुए उसमें आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। चीट कोड्स वगैरह जैसे होते हैं, तो चीट कोड्स होते हैं रेडीमेड कोड्स, तो वो आपको इन्वॉल्व करवाते हैं प्रोग्राम में। तो फिर चीट कोड्स की अदरवाइज वो मैं आपको बताऊंगा, चीट कोड्स भी आपको लेके चलूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होता है चीट कोड्स डिजाइन करना, कैसे वो कंप्यूटर के हैक्स को मैनिपुलेट करता है, देखते हैं। अब बेसिक जो लैंग्वेजेस है, कोबोल, सी, फॉर्ट्रान, आईफिल एटसेट्रा, ये कॉमन पॉप लैंग्वेजेस है। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब आउट ऑफ डेट है एक्चुअली, मतलब आजकल ना इतने लेंथी प्रोग्राम्स को चलाया नहीं जाता। यूज तो होते हैं, सी यूज होती है, आउट ऑफ डेट नहीं है ये, पर ये क्या है कि बहुत लेंथी हो जाते हैं प्रोग्राम्स, और आजकल फास्ट का जमाना है। तो फिर ऐसा है कि अब एक बात ये है कि आप सोचें कि जो ये लैंग्वेजेस हैं बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज थी अपने टाइम की, इनको समझना आजकल के लिए, मतलब आजकल के लोगों के लिए बहुत आसान ऐसा बिल्कुल है ही नहीं, बहुत टफ लैंग्वेजेस थी ये। आजकल जो व्हाइट हेड जूनियर चल रहा है, बच्चों को 5th-6th क्लास के बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, अगर पॉप होती ना तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत टफ लैंग्वेजेस थी और ये ब्रिलियंट लोगों की लैंग्वेजेस हैं एक्चुअली। सी तो थोड़ा इजी है, बट ये जो कोबोल है, फॉर्ट्रान है, बहुत टफ लैंग्वेजेस है। तो ये प्रोफेशनल लैंग्वेजेस है एक्चुअली, और हर किसी को ये कोडिंग करने के लिए इतना इजी नहीं पड़ेगा।
तो फिर इसलिए इनके जो लॉन्ग प्रोसीजर्स हैं, इनकी जो डिसएडवांटेजेस हैं, उनको रखते हुए हमने डिजाइन किया OOP। ये है मेन अपना टॉपिक। इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जब मैं सी पढ़ाऊंगा ना तो पॉप अपने आप ही डिस्कस होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है जावा, जो है C++, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन्हें OOP भी कहते हैं। तो फिर इसकी क्या है? बैकग्राउंड नॉइजेस को अवॉइड करिए प्लीज, ये तो चलता ही रहता है थोड़ा बहुत। बाकी ये कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। अब ऑब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना, नोट्स अच्छे बनेंगे, समझ में आएगा। OOP इज अ मॉड्यूलर अप्रोच which allows the data to be applied within the stipulated program area. It also provides the reusability feature which means to give more emphasis on data। तो क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम? जैसे कि नाम से लग रहा है ऑब्जेक्ट पे फोकस है। भाई ये ऑब्जेक्ट क्या है पढ़ेंगे आगे, वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। OOP क्या है? OOP एक मॉड्यूलर अप्रोच है जो अलाउ करती है डेटा टू बी अप्लाइड विद इन द स्टिपुलेटेड प्रोग्राम एरिया। मतलब कि डेटा की बाउंड्रीज हैं, डेटा ऐसे रॉ, मतलब रॉ क्या एक तरह से ऑर्डर्ड फॉर्म में है, एंट्रोपी बहुत बड़ी भी नहीं है। तो अपनी क्या होता था, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसीजर वाइज लिखना होता था। डेटा बीच में आ रहा है, बीच में लाइन दी, फिर इंस्ट्रक्शंस, फिर डेटा आ गया। OOP में ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स स्टोर पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ डेटा। तो फिर इसमें क्या है, मॉड्यूलर अप्रोच है, इसमें डेटा एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहता है और वो एरिया हम आगे चल के देखेंगे, वही है ऑब्जेक्ट। तो इट आल्सो प्रोवाइड्स द रीयूजेबिलिटी फीचर व्हिच मींस टू गिव मोर एम्फेसिस ऑन डेटा। तो ये देखते हैं रीयूजेबिलिटी फीचर क्या है। रीयूजेबिलिटी, ये सब डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मतलब पूछ लेते हैं कि वाइवा चल रहा है, इंटरव्यू में पूछ ले रहे हैं। रीयूजेबिलिटी क्या है? इट इज द सुटेबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम, suitability, it is the suitability of a program data to be reused। मतलब कि क्या है, रीयूजेबिलिटी फीचर है ना, तो डेटा को बार बार इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। रीयूजेबिलिटी है ना यार अपना, तो बार बार क्या पूछोगे यूजर से दोबारा से बताओ यार डेटा, ऐसा थोड़ी है पूरा दिन डेटा ही एंटर करते रहेगा तुम्हारे लिए। तो वही है रीयूजेबिलिटी फीचर कि डेटा को बार बार यूज किया जा सकता है, सुटेबल बनाता है डेटा को टू बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन। तो फिर ये है, हम इसे इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस में रीयूजेबिलिटी को डीप में लेके जाएंगे एट द बेस्ट, जो लास्ट टॉपिक है हमारी जावा। अब मैं आपको बता देता हूँ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जैसे कि अनमोल है, मेरा वर्ड है नेम, तो फिर अनमोल है, तो इसमें दो चीजें आती हैं, वॉवल्स, ऐसा मतलब प्रोग्राम अगर हम डेवलप करें तो ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, तो फिर ए ओ वॉवल्स हैं, एन एम एल, ठीक है। हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो किसी भी वर्ड के वॉवल्स को अलग कर दे, किसी भी वर्ड के कॉन्सोनेंट्स को अलग कर दे। स्ट्रिंग्स में ऐसे प्रोग्राम डिजाइन करने को बहुत आएंगे। तो फिर उसमें क्या है कि डेटा एक ही है, उसको बार बार यूज किया जा रहा है, इसको बार बार पूछा नहीं यूजर से। जैसे उसने पहला ऑब्जेक्ट में ए ओ स्टोर कर लिया और ए ओ रिटर्न कर दिया, तो फिर उसने अब जब उसे
कॉन्सोनेंट्स अलग करने थे, तो क्या उसने दोबारा यूजर से पूछा फिर से नाम बताओ यार क्या था, मैं आप कॉन्सोनेंट्स के लिए कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। डेटा जो है एक पर्टिकुलर एरिया पे यूज कर दिया गया, रीयूजेबिलिटी फीचर की मदद से इसी को बार बार यूज किया गया है विदाउट आस्किंग फ्रॉम द यूजर। सो कितना इजी है, कितना इंटरेस्टिंग है, और ये सब हम देखेंगे। अब आते हैं फीचर्स। तो ये मैं रीयूजेबिलिटी हटा देता हूँ क्योंकि हम इनहेरिटेंस में देखेंगे, और अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे, पर ये कि इनहेरिटेंस में जब अच्छे से देखेंगे तो क्या ही लग होता है इनकी डेफिनेशंस की समझने। अब मैं आपको देता हूँ फीचर्स ऑफ ऊप। फीचर्स हैं कुछ ऊप के, तो फिर इसमें पहला फीचर हो गया इट गिव्स मोर emphasis on data rather than functions। सिंपल है लैंग्वेज इसकी कि डेटा पे ज्यादा फोकस है, फंक्शंस पे इतना फोकस नहीं है। अगर कहीं पे भी आपको जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, क्योंकि हो सकता है मार्कर की इनकी वजह से आपको इतना क्लियर ना हो, तो मैं आपको इसकी रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। बाकी मैं बोल रहा हूं, अगर आप मेरे पेज को पकड़ पा रहे हैं तो उसको राइट इट डाउन करें प्लीज इमीडिएटली। तो इट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन डेटा रादर देन फंक्शंस। तो डेटा पे ज्यादा फोकस देगा, फंक्शन से ज्यादा। इट मेक्स द कंप्लीट प्रोग्राम सिंपलर। कंप्लीट प्रॉब्लम या प्रोग्राम बोल दो simpler by dividing it into a number of objects। पूरा बड़ा सा प्रोग्राम जो प्रोसीजर में बनाते थे प्रिंस ऑफ पर्शिया वाले गेम में, जो बड़े से प्रोग्राम बनाते थे उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया और GTA वाइस सिटी जैसे शानदार गेम तैयार हो गया है। तो इतना बढ़िया गेम जिसमें आप 3D जा सकते हैं। आपका आज का तो इस समय तो और ज्यादा एडवांस चल रहा है पबजी वगैरह, तो वो सब ऊप पे बेस पे डिजाइन होते हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे आपको अलाउ है कि डेटा को आप बार बार मॉडिफाई कर सकें और बार बार यूज कर सकें अलग अलग तरीके से। तो ये ऊप की फीचर है। डेटा पे ज्यादा फोकस नहीं है, मतलब डेटा पे ज्यादा फोकस है, उस पे फंक्शंस पे ज्यादा फोकस नहीं है। अब और देखते हैं इसका क्या है। द ऑब्जेक्ट्स can be used as a bridge to have data flow from one function to another। ऑब्जेक्ट्स को ब्रिज का क्या काम, ब्रिज होता है क्या है कि यहाँ से यहाँ पे ब्रिज है, ये दो जैसे नदी है बीच में, तो एक ब्रिज होता है। तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे डेटा है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये मतलब कि अनमोल वर्ड इसने स्टोर कर दिया। अब कॉन्सोनेंट्स निकालने के लिए उसे सेम वर्ड चाहिए, तो इस ऑब्जेक्ट को ये ब्रिज बन गया और यहाँ पे डेटा फ्लो करा दिया। हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, बहुत इजीली, बहुत इंटरेस्टिंगली आप सब कुछ समझेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जस्ट मतलब बहुत इजी चंक्स में आप इसको समझेंगे। प्लीज इसका एक स्नैप ले लीजिए, तब तक मैं आपकी मार्कर की फिल करता हूँ। ये आप पॉइंट्स पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फीचर से जाओगे। अब ये हो गया। इसके बाद यू कैन इजीली मॉडिफाई डेटा। दरअसल क्या है कि जब प्रोग्राम छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया है तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा है। अब डेटा को मॉडिफाई करना इजी हो गया है, तो फिर एक जगह मॉडिफाई किया, सारे मॉडिफिकेशंस ट्रांसफर हो गए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ब्रिज है यार। जब एक जगह चेंज किया तो सारे ऑब्जेक्ट्स में वो चेंज रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये फीचर्स है उठ के। प्लीज टेक अ स्नैप और राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है उनके, ये पूछ ले जाते हैं डायरेक्टली और ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब इसके बाद ये तो डेफिनेशन हो गई अपनी ऊप की यहाँ तक, और इसके बाद ये फीचर्स आ गए, 4 फीचर्स ऊप के मैंने आपको बताया और एक्सप्लेन किए अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं वेपन्स ऑफ ऊप। ठीक है, तो ये सिंपली हमने को बड़ा समझा। अब उसके फीचर्स देखते हैं, जैसे कि कोई वॉर लड़ना होता है, वॉर लड़ना है तो फिर उसकी हमें वेपन्स हमारे पास होने चाहिए। जावा का वॉर लड़ना है तो उसके वेपन्स हमारे पास होने चाहिए ना, तो फिर इसीलिए अब हम देखेंगे व्हाट आर द वेपन्स ऑफ ऊप और व्हाट आर द इसके आप क्या कहते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऊप। बेसिक एलिमेंट्स और इसके ऊप की। तो पहला एलिमेंट है इसका मेरे भाई क्या है, उसका नाम ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट है वो पहला एलिमेंट है, नाम से लग रहा है ऊप तो ऑब्जेक्ट तो है पहला। फिर क्लासेस आ गई, इसकी सब डेफिनेशन डीप में जाएंगे तभी डेफिनेशंस पढ़ेंगे इसकी। ऑब्जेक्ट हो गई, क्लासेस हो गई, इनकैप्सुलेशन हो गया, डेटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन ENACA, कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल, कैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, और डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है। और इसके बाद आपका इनहेरिटेंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं और ये वेपन से सब काम आएंगे बहुत ज्यादा। इनहेरिटेंस और एक फीचर कोई रह रहा है इसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन, तो ये हो गया, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट क्लासेस और ये सब। तो ये आप इसे आप लिखिए इसका, और ये हम डीपली नेक्स्ट सेशन में इनकी सबकी डेफिनेशंस देखेंगे और डेफिनेशंस को सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि जो कंसेप्ट मेरा मानना है कि अगर एक बार कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो आप उससे बहुत सारे कोड्स रन कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट पहले आया है, प्रॉब्लम्स बाद में आई है। तो कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करता हूँ। ये मेरा टीचिंग वे है और ये शायद आपको मतलब अच्छा भी लगे कंपैरेटिवली, तो फिर इसीलिए इनकी सबकी डेफिनेशंस देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। और आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।